Hello students, today's topic is from chapter 2 of unit 1. This PPT is for the students of BCom, TPP and CA 6th semester. Now start the topic. The first topic is objectives of auditing. This topic is very important students. Listen it carefully and understand. First objective is primary objective. Primary objective of auditing is to check the books of accounts and to express the opinion about the correctness, fairness and truthfulness of financial statement. तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, वो ये कहता है कि जो ऑडिटर है वो चेक करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और उसके बेसिस पर अपना जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करेगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो करेक्ट हैं, फेयर हैं और ट्रस्टवर्दी है. Now the next objective is secondary objective और आप इसको subsidiary objective भी बोल सकते हैं. Secondary objective में पहला जो है वो है detection of frauds and errors और दूसरा है prevention of frauds and errors. सबसे पहले देखेंगे detection of errors. Errors को डिटेक्ट करना. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि error होता क्या है. The Institute of Chartered Accountant of India defines an error as an अनइंटेंशनल मिस्टेक. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एरर है, मिस्टेक है, बट ये अनइंटेंशनल है, इसे जानबूझ के नहीं किया गया, प्लान्ड वे में नहीं किया गया. इट इज केयरलेसनेस और इट इज अनइंटेंशनल. और ये कौन करता है मिस्टेक? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं पर्सन, उनसे ये मिस्टेक हो जाती है. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एरर. कौन कौन से एरर है? पहला है एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है जहां पर कोई ट्रांजैक्शन जो है या तो वो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई है अकाउंट्स में या वो पार्शियली रिकॉर्ड नहीं हुई है. उसका कोई पार्ट रिकॉर्ड हुआ है और कोई पार्ट उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है. इसे कहा जाता है एरर ऑफ ओमिशन. ओमिशन दो तरह का होता है. कंप्लीट ओमिशन जहां पर कंप्लीटली ओमिट होगी ट्रांजैक्शन. दूसरा है पार्शियल ओमिशन जहां पर पार्शियली ओमिट हुई है ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट इज एरर्स ऑफ कमीशन. एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब है कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की, कंप्लीट ट्रांजैक्शन की भी रिकॉर्डिंग होती है, कई बारी पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती है, लेकिन वो रॉन्ग होती है. या तो जो ट्रांजैक्शन है वो उसकी एंट्री रॉन्ग हुई है, डेबिट क्रेडिट की, या टोटलिंग रॉन्ग हुई है किसी अकाउंट की, या गलत अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हो गई है, या जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करा है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है. क्लियर? तो दिस एरर कैन बी ऑफ एनी काइंड. ये सारे एरर जहां पर रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग पोस्टिंग है, वो सारे एरर हैं एरर ऑफ कमीशन. नेक्स्ट इज कंपेंसेटरी एरर. कंपेंसेटरी एरर्स जो होते हैं वो एक साथ दो या दो से ज्यादा एरर होते हैं और वो सभी एरर्स जो हैं एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं. इस तरीके से कंपनसेट करते हैं कि जो उसका इफेक्ट है वो नजर नहीं आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. जैसे दो हमने यहाँ पर पर्सन्स लिए हैं एक्स और वाई. फॉर एग्जाम्पल एक्स के अकाउंट में 25 रुपए डेबिट होने थे, एक्स के अकाउंट में 250 रुपए डेबिट होने थे, लेकिन उसकी जगह पर वहां पर 25 रुपए डेबिट हो गए. सिमिलरली वाई के अकाउंट में जो है 25 रुपए डेबिट होने थे और उसकी जगह पर वहां पर 250 रुपए डेबिट हो गए. ठीक है, तो जीरो की वजह से जो है ऊपर नीचे दोनों के अकाउंट में ये मिस्टेक हो गई. अब जब क्योंकि दोनों के अकाउंट में इस तरीके से मिस्टेक हुई कि इसका जो टोटल इंपैक्ट है वो आया ही नहीं, तो इसे कहते हैं कंपनसेटरी एरर. नेक्स्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कौन सा है यहाँ पे? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जब अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, उससे मिस्टेक हो जाती है. जैसे कोई डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल है जो कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड डेबिट एंड क्रेडिट, तो वहां पर उस डेबिट साइड को तो रिकॉर्ड कर दिया अच्छे से, लेकिन क्रेडिट में गड़बड़ कर दी. ठीक है, तो इसी तरीके से जो और प्रिंसिपल हैं अकाउंट्स के, उनको भी फॉलो नहीं करा, तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन का मतलब मतलब एक ही एंट्री को एक से ज्यादा बार दिखा देना बाय मिस्टेक, नॉट इंटेंशनली. ठीक है,
तो उसकी 2 बार रिकॉर्डिंग हो जानी, या कोई पेमेंट जो रिसीव हुई है उसको 2 बार रिसीव करके दिखा देना, तो ये है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। सेम ट्रांजेक्शन को एक से ज्यादा बार पोस्ट कर देना बाय मिस्टेक, दिखा देना बाय मिस्टेक, इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉड। फ्रॉड और एरर के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है बेटा, जो एरर है वो अनइंटेंशनली होता है, लेकिन जो फ्रॉड है वो इंटेंशनली होता है और प्लान्ड वे में होता है। और इसका फ्रॉड का मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं दूसरे को नुकसान पहुंचाना। क्लियर? तो फ्रॉड के बहुत सारे तरीके हैं। पहला है एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, और इसे हम कह सकते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। कैश फिगर को मैनिपुलेट करना। ठीक है, जैसे बहुत सारे तरीके हैं कैश को मैनिपुलेट करने के, और ये मोस्टली जो बिग बिजनेस होते हैं उसमें होता है। छोटे मोटे बिजनेस में कैश मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और ऑब्वियसली वहां पर ऑडिटिंग वगैरह भी इतनी नहीं होती है। तो ये जो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बिग बिजनेस हाउसेज में ज्यादा होता है। जैसे कोई कैश रिसीव हुआ लेकिन उसे दिखाया नहीं गया, या जितना रिसीव हुआ उससे कम दिखाया गया, या कोई फिस्टिशियस पेमेंट दिखा दी गई जबकि वो पेमेंट हुई ही नहीं है। नेक्स्ट है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। यहां पर गुड्स को मिस एप्रोप्रिएट करके दिखाया गया। जो गुड्स रिसीव नहीं हुए उन्हें दिखा दिया गया कि ये गुड्स रिसीव हुए हैं, या गुड्स रिसीव हुए लेकिन दिखाया गया कि ये गुड्स तो रिसीव हुए ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से गुड्स को मिस एप्रोप्रिएट करके दिखाया गया। इसलिए जो जहां पर गुड्स का रिसीव होना और गुड्स को डिस्पैच करना ये बहुत ज्यादा होता है जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये बहुत जरूरी है कि वहां पर एक पीरियोडिकल चेकिंग होनी जरूरी है इन्वेंट्री की, कि कितने गुड्स आए कितने गुड्स गए, तो एक प्रॉपर चेक उस पर होना बहुत जरूरी है ताकि जो गुड्स का मिस एप्रोप्रिएशन है उस पर कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इज फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पर अकाउंट्स का ही मैनिपुलेशन होगा। ठीक है, और ये मोस्टली जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं जैसे डायरेक्टर, मैनेजर्स हैं और जितने भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स होते हैं, ये मोस्टली वही लोग कमिट करते हैं अकाउंट्स का मैनिपुलेशन। जैसे वो शो कर देते हैं मोर प्रॉफिट, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रॉफिट वो ज्यादा शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट पे उनको कई बार कमीशन मिलनी होती है, ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं तो उन्हें ज्यादा कमीशन मिलती है। दूसरा, वो शेयर होल्डर्स को दिखाना चाहते हैं कि हमारी कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, वो अपने शेयर्स को एक अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। ठीक है। चौथा, वो अपनी पोजीशन को अच्छा दिखाते हैं ताकि उन्हें अच्छे से क्रेडिट मिल सके। क्लियर? ऐसे ही वो लेस प्रॉफिट भी दिखाते हैं, एक्चुअल में उतना प्रॉफिट नहीं होता लेकिन वो कम दिखाते हैं, कम प्रॉफिट दिखाते हैं, होता ज्यादा है लेकिन दिखाते हैं कम। क्यों दिखाते हैं? ताकि उनको मार्केट से जो शेयर प्राइसेस है वो कम प्राइस में मिल सके, ताकि वो बच सके इनकम टैक्स पे करने से, ताकि वो कंपटीटर्स को दिखा सके कि हमारा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जबकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। क्लियर? लास्ट इज फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर अकाउंट्स को, जो अकाउंट्स में गलतियां की जाती हैं और वो इंटेंशनली की जाती हैं। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन जो है वो दिखाना या तो कम या ज्यादा, डिपेंड करता है कि उनको अपना अल्टीमेटली जो प्रॉफिट फिगर है वो क्या दिखाना है। ठीक है, उसके बाद झूठी सेल और परचेज दिखानी, या इतना जो कंपनी है इतना उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा लेकिन सीक्रेट रिजर्व्स दिखा देने। ठीक है, रेवेन्यू में कैपिटल की एंट्री कर देनी, कैपिटल में रेवेन्यू की एंट्री कर देनी। ठीक है, या कोई इनकम है जो रिसीव हुई नहीं है लेकिन दिखा देनी कि इनकम रिसीव हुई है, या कोई इनकम रिसीव हुई है लेकिन वो नहीं दिखाई कि रिसीव हुई है। तो इस तरीके से अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। अब है बेटा प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। अब डिटेक्ट हो गए। अब प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर ये कोई ड्यूटी ऑडिटर की नहीं है, इसमें ऑडिटर की सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी होती है कि ये एडवाइस दे सकता है मैनेजमेंट को आफ्टर ऑडिटिंग कि यू शुड बी केयरफुल इन फ्यूचर अबाउट दीज पॉइंट्स जहां पर फ्रॉड और एरर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ उन्हें एक एडवाइस दे सकता है कि आपको अलर्ट रहना है फ्यूचर में इन पॉइंट्स पे जहां पर फ्रॉड और एरर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज कर सकते हैं।
क्लियर? टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट के एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज ऑडिट का ये है कि ये कहीं ना कहीं एश्योर कर देता है ऑनर्स को, इन्वेस्टर्स को, ठीक है, शेयर होल्डर्स को। जब एक ऑडिट रिपोर्ट बनती है तो वो रिपोर्ट सबके पास जाती है जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जो काम कर रहे हैं तो ये हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ऑडिट रिपोर्ट हमें सब कुछ बता रही है इस कंपनी के बारे में, ठीक है। तो दे विल बी सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द कंपनी। उसके अलावा जो मैनेजमेंट है कंपनी का, जो ऑनर है कंपनी के, वो भी सेटिस्फाई हो जाते हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ देयर वेरियस डिपार्टमेंट और अबाउट द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑनर भी और इन्वेस्टर्स भी दोनों को ही एश्योरेंस मिल जाती है। नेक्स्ट, एरर एंड फ्रॉड। ऑडिटिंग की वजह से ही पता चलता है कि कहां पर एरर है और कहां पर फ्रॉड है, दोनों ही डिस्कवर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑडिटिंग ओनली। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन फ्यूचर मिनिमाइज हो जाता है रिस्क ऑफ एरर एंड फ्रॉड। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट। अगर ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर है तो उस केस में जब वो ऑडिटिंग करता है तो जो बिजनेस ऑनर होते हैं, जो ऑनर होता है बिजनेस का, उसको एक सेकंड ओपिनियन मिल जाता है एक पर्सन का अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कि एक्सटर्नल ऑडिटर ने ऑडिटिंग करी, उसने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में जो भी उसने अपना व्यू पॉइंट दिया है, द ऑनर कैन ट्रस्ट हिम, ठीक है। इफ ही सेज, जब ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट में कहता है, इफ ही सेज द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, इट हैज ए लॉट ऑफ वेटेज विद द कंपनी एंड द इन्वेस्टर। उस बात में एक वेटेज होती है, उसकी वजह से जो ऑनर है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट, कि वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करता। नेक्स्ट इज मॉरल चेक। जिस कंपनी की ऑडिटिंग होती है हर 6 महीने में या हर महीने या साल में एक बार, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑडिटिंग प्रोसेस वहां पर फॉलो की जा रही है। तो उस केस के अंदर जो स्टाफ और वर्कर होते हैं कंपनी के, उनके ऊपर एक मॉरल चेक हो जाता है। उन्हें पता होता है कि यहाँ पर ऑडिटिंग होती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो जो चांस है फ्रॉड करने के, वो कम हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जितनी भी पार्टीज जो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, वो होते हैं स्टेक होल्डर। क्रेडिटर, इन्वेस्टर, बैंक है, डिबेंचर होल्डर है, वो सारे स्टेक होल्डर हैं। तो वो ऑडिटर की रिपोर्ट पर रिलाई कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। लिमिटेशन, देयर आर वेरियस लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। पहली है कॉस्ट फैक्टर। यस, ऑडिटिंग कॉस्टली होती है क्योंकि ऑडिटर एक अच्छी खासी फीस लेता है फॉर ऑडिटिंग। नेक्स्ट इज टाइम फैक्टर। ऑडिटर काम करता है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम लाइन पे वो काम करता है, उसको एक टाइम दे दिया जाता है कि आपको इस टाइम के अंदर काम करना है। कई बारी जो वो टाइम है वो एक रिक्वायरमेंट होती है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और कई बारी जो है मैनेजमेंट उसको इतना टाइम नहीं देती, तो उसके पास इनसफिशिएंट टाइम होता है, जो कि एक लिमिटेशन है कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि उसे 1 साल का काम, कम से कम 1 साल का काम एक बार में देखना होता है। नेक्स्ट इज इनकंक्लूसिव एविडेंस। बेटा, इनकंक्लूसिव एविडेंस का मतलब ये हुआ कि जो ऑडिटिंग के अंदर जो एविडेंस इकट्ठे करता है ऑडिटर अपना काम करने के लिए, वो कंक्लूसिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते। कंक्लूसिव का मतलब हुआ कि वो उनके बेसिस पर ये नहीं कह सकता कि जो अकाउंट्स को मैंने चेक करने के बाद रिपोर्ट बनाई है वो 100% करेक्ट है, नहीं कह सकता, ठीक है। वो परसुएसिव होते हैं, जो एविडेंस वो इकट्ठे करता है वो परसुएसिव होते हैं। परसुएसिव का मतलब ये होता है कि हाँ, वो सॉलिड होते हैं जिनके बेसिस पर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है, सॉलिड होते हैं। वो कन्विंस करते हैं कहीं ना कहीं ऑडिटर को कि यस, दीज एविडेंसेस आर अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, लेकिन फिर भी वो कंक्लूसिव कभी नहीं होते। वो उनके बेस पर अपना निर्णय नहीं दे सकता कि हाँ, जो मैंने ऑडिटिंग करी है
वो 100% एक्यूरेट है, अब कोई भी मिस्टेक बाकी नहीं बची, वो ये नहीं कह सकता। और द नेक्स्ट लिमिटेशन इज छोटी मोटी जो पेटी ट्रांजेक्शन्स हैं कई बार उस पर ध्यान नहीं दे पाता ऑडिटर। और सर्टेन ट्रांजेक्शन्स में रिमेन अनडिटेक्टेड। कौन सी ट्रांजेक्शन्स? जो जानबूझ के टॉप मैनेजमेंट प्लान्ड मैनर में छुपा लेता है, उसे हम फ्रॉड भी कह सकते हैं। और द लास्ट लिमिटेशन इज ऑडिटर डज नॉट हैव 100% फ्रीडम। ऑडिटर के पास काम करने के लिए कभी भी 100% स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि उसका जो स्कोप ऑफ वर्क है या तो कंपनीज एक्ट डिसाइड करता है या फिर मैनेजमेंट डिसाइड करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।